गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका बैंकिंग में फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक्स फंड, मतलब बैंक द्वारा धन का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट। तो देखो, इसमें इसका इंट्रोडक्शन है। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द बैंक ऑब्टेन इट फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट दीज फंड्स आर नॉट अलाउड टू लाई यूजलेस इन द बैंक। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फंड इन्वेस्ट करने के लिए बैंक को किन किन सोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब द बैंक इन्वेस्ट द फंड्स विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट फॉर इटसेल्फ। Although there are no exact rules for the investment of funds, but there are some important points which have to be kept in mind before making investment of funds. बैंक के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का कोई रूल नहीं है, फंड इन्वेस्टमेंट करने का कोई रूल नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो बैंक को ध्यान में रखनी चाहिए। There is too much different in the investment policy of different countries. अलग अलग देशों में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। द रीज़न इज़ दैट द इकोनॉमी एंड मार्केट कंडीशन डिफ़र फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। रीज़न क्या है कि दूसरे देशों की जो मार्केट कंडीशन है और जो इकोनॉमिक है वो अलग अलग होती है, उनकी कंडीशन डिफ़र होती है, अलग होती है। सो द बैंक इज़ एवरी कंट्री हैव टू फॉर्मुलेट देयर ओन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर इन। तो क्या करते हैं, वहाँ के देश अपने अपने अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रिवेल करते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स फंड, it is necessary that the bank officials possesses qualities of foresightedness, practical experience and the capacity to make correct estimates. Without these qualities, the bank cannot make a proper and profitable use of its fund. अब देखिए, बैंक्स इन्वेस्टमेंट, जो बैंक का विनियोजन है वो कौन सा है। जनरली स्पीकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन प्रॉफिटेबल और इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। द नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक आर इसेंशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। द रीजन is that the bank has to allocated a part of its fund to non-profitable investment to enable it to meet the cash requirements of its depositors. On the other hand, a major portion of its fund has to be allocated to profitable investment because, as is well known, the main objective of the bank is to earn maximum profit for itself. तो देखिए, जो सबसे पहला नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है उसे हम हिंदी में कहते हैं अलाभकारी विनियोजन। इसमें भी नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीक़ों से शो कर सकते हैं। एक होता है कैश रिजर्व, दूसरा होता है डेड स्टॉक्स। जो कैश रिजर्व होता है, एवरी बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन अ कैश। हर एक बैंक अपने पास एक सर्टेन अमाउंट रखता है, किसके लिए, रिजर्व के लिए। द रीज़न इज दैट द बैंक हैज़ टू कीप सम कैश रिजर्व टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ इट्स डिपॉजिटर फॉर कैश। रीज़न क्या है कि कुछ जब कुछ बैंकों की डिमांड आती है तो जो कैश रिजर्व होता है वह डिपॉजिटरों को दिया जाता है। द large the cash reserve, the greater of the liquidity of its assets. The bank cannot keep its entire resources in the form of cash because if it does so, it shall not be able to earn any profits for its shareholder. तो देखिए, हर एक बैंक को अपने पास अपने धन का कुछ भाग किस में रखना पड़ता है, नकद कोष में रखना, मतलब कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। यह जो रिजर्व होता है वो अपने पास रख सकता है। इसका कुछ भाग किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास,
जमा कर देता है हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक को जमा करता है उस कोष को, मतलब उस रिजर्व को क्या कहते हैं हम, टिल मनी कहते हैं, हस्तच राशि, उसे हिंदी इंग्लिश में हम टिल मनी कहते हैं। यह बैंक की क्या होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाती है। बैंक कोष जो रिजर्व होता है वो अपने पास इसलिए रखता है कि वह जो अपनी डिपॉजिटर्स होते हैं जब वो डिमांड करें तो उनका समय पर पेमेंट कर दें। यह कहना कठिन है कि एक बैंक को अपने कुल डिपॉजिट का कौन सा भाग रिजर्व, कैश रिजर्व में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस संबंध में सुरक्षा और लाभ दोनों ही दृष्टिकोण के बीच समायोजन और संतुलन करना पड़ता है। नकद कोष की मात्रा मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। प्रिंसिपल ऑफ कैश रिजर्व, व्हाट प्रपोर्शन इट्स लायबिलिटीज शुड बी कैप्ट बाय द बैंक इन कैश इज रादर डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है, इसमें यही है कि ये बताना मुश्किल होता है कि एक बैंक को कुल कितना पैसा अपने पास नकद कोष में रखना चाहिए। देयर इज नो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ विच द बैंक कैन डिसाइडेड द इशू। अब देखो कौन कौन से इशू हैं। सबसे पहले है लीगल ऑब्लाइजेशन। लीगल ऑब्लाइजेशन होता है वैधानिक आवश्यकता। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कैश रिजर्व रेशो दैट अ बैंक शुड maintain has been prescribed by government in certain countries। तो देखो कुछ देशों में जो रिजर्व की लिमिट होती है वो फिक्स्ड होती है ना। द बैंक हैज़ टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। उन्हें क्या करना पड़ता है, लॉ के अकॉर्डिंग अपना कैश रिजर्व रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टैट्यूटरी ऑब्लाइजेशन इन इंडिया इज टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो बिटवीन 3 to 15% एज फिक्स्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। भारत में क्या होता है, हर एक बैंक, प्रत्येक बैंक को अपनी जितनी भी डिपॉजिट होती है, ठीक है, डिपॉजिट वो कौन कौन सी डिपॉजिट होती है, जो उनकी फिक्स्ड होती है और करंट डिपॉजिट होती है, फिक्स्ड अकाउंट से और करंट डिपॉजिट होती है, उनका 15% कहाँ रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक को देना पड़ता है, और बाकी का जो 30% होता है वो उसे अपने पास रखता है। ठीक है, सेकंड है लोकल बिजनेस कंडीशंस। लोकल बिजनेस कंडीशंस स्थानीय व्यापारिक दशा, इसे हिंदी लोकल बिजनेस कंडीशन, स्थानिक व्यापारिक दशा। क्या होता है इसमें, द बैंक कैश रिजर्व और आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल बिजनेस कंडीशन इफ देयर इज लार्ज स्केल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टा being carried on in the country, then in that case the bank will have to keep a higher level of cash reserve। क्या होता है, जब कृषि क्षेत्रों में व्यापारिक क्षेत्र की अपेक्षा बैंक कम अपना रिजर्व रखते हैं तो वो उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि बैंक अपना कम नगद कोष कैश रिजर्व से ही अपना काम चला लेते हैं। थर्ड है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। द कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द बैंकिंग हैबिट्स of the public people in the country. If the people are in the habit of using check in their business transaction, then in that case the bank shall have to maintain a lower cash reserve ratio। अगर पीपल क्या करेंगे, अपनी सारी ट्रांजेक्शन चेक से करेंगे तो क्या होगा, बैंक को कम कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से ही मतलब वो अपना, अगर वो चेक से ही सारे भुगतान करेंगे तो बैंकों को कम कैश रिजर्व से भी काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस होते हैं समाशोधन गृह, उनका होना।
The presence of clearing houses in the country also influences the cash reserve ratio of the bank. If there are a large number of clearing houses operating in the country, the bank need not keep a high reserve ratio. The reason is that the check drawn on the bank will be routed through the clearing houses, which will obviate the necessity to keep large cash reserve with the bank. तो देखो, जो आपके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, समाशोधन गृह होते हैं, उनमें क्या करना होता है कि पहले तो ये देखो कि समाशोधन गृह होते क्या हैं। समाशोधन गृह आरबीआई को कहते हैं हम, जहाँ पर आरबीआई स्टेबल होता है, तो वहाँ पर बाकी सारे बैंकों का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सारी बैंक्स की रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है। अगर जैसे मेरठ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो सारा काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा। वही क्या कहलाएगा? क्लियरिंग हाउसेस कहलाएगा। ठीक है, तो वही है, उसमें भी अगर वो उन्हें अपना हाई रिजर्व रेशो नहीं रखना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंट्स, खातों की प्रकृति। इफ अ बैंक हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ करंट अकाउंट, इट विल हैव टू कीप अ लार्ज कैश रिजर्व। द रीजन इज दैट कस्टमर विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर करंट अकाउंट सेवरल टाइम अ डे। जब बैंकों के पास लार्ज नंबर में क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं, तो उन्हें क्या कैश रिजर्व भी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपना कैश विड्रॉ करते हैं। एक दिन में कई बार अपना कैश विड्रॉ कर लेते हैं करंट अकाउंट से। नेक्स्ट है साइज ऑफ डिपॉजिट। साइज ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं जमाओं का आकार। इफ़ द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ अ बैंक इज स्मॉल बट देयर अकाउंट आर लार्ज साइज्ड, देन in that case the bank will have to keep large cash reserve. On the contrary, if the number of depositor is very large but their accounts are small sized, then in that case the bank need not keep large cash reserve. यदि बैंक में थोड़े से ही ग्राहक हैं जिनके बड़े खाते खुल गए हैं, तो कैश की ज़रूरत भी ज़्यादा रहती है। यदि बैंक के छोटे छोटे खातों वाले बहुत से ग्राहक हैं, तो कैश की भी ज़रूरत कम होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ द बैंक इन्वेस्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फंड इन बिल्स, सिक्योरिटीज एंड अदर शॉर्ट टर्म लोन, देन इट नीड नॉट कीप लार्ज कैश रिजर्व। द रीजन इज दैट द फंड इन्वेस्टेड इन बिल्स एंड सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन टाइम ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है, जब जनता को बैंक में रुपया जमा करने की आदत होती है, तो रिजर्व भी कम रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कस्टमरी कैश रिजर्व। कस्टमरी कैश रिजर्व होता है दूसरे बैंकों की नकद कोष नीति। द साइज ऑफ द कैश रिजर्व इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय the prevailing customs in the banking community. For example, it has been customary on the part of British Bank to keep a cash reserve ratio of 8%. The bank in Britain can easily carry on with a lower cash reserve ratio of 6 or even 5%, but following the long standing tradition, they maintain the customary ratio of 8% in their assets. तो इसमें भी वही है, अगर ज़्यादा रिजर्व होगा बैंक के पास, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलेगा? रेशो, कैश रिजर्व का रेशो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से
लोन की पॉसिबिलिटी, संभावना, उसके बाद मैनेजरियल स्किल, Lastly, the cash reserve ratio of the bank depends upon its managerial skill, experience and ability. इस पे मैनेजरियल स्किल क्या होती है, वो एक्सपीरियंस और एबिलिटी पे डिपेंड होती है. If the bank arrange its assets in such a way that adequate assets mature daily so as to meet the daily requirement of cash of the depositors. अब सेकेंड पॉइंट है इसका डेड स्टॉक्स, मतलब मृत स्कंध. द टर्म डेड स्टॉक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका डेड स्टॉक, इसलिए इसे ध्यान से देखना. द टर्म डेड स्टॉक रेफर्स टू दोज नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट विच yield no profit to the bank. Even then, these non-profitable investments are essential for the bank because it cannot carry on its day-to-day business without them. These non-profitable investments include such assets of the bank as its building, furniture, stationery, etc. Since such assets cannot be easily sold, they are known as dead stock. मतलब जो बैंक की बिल्डिंग होती है, फर्नीचर, फिटिंग और लैंड, उन पर भी खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, इन सब की जो व्यवस्था होती है व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होती है. अगर इनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती तो इन एसेट्स को क्या कहते हैं, इन एसेट्स को डेड स्टॉक कहा जाता है. इन्हें सरलतापूर्वक नहीं बेचा जा सकता. जब बैंक फेल हो जाते हैं तो इस प्रकार के मृत स्कंध को बेचकर प्राप्त धनराशि को का लेनदारों के भुगतान में प्रयोग किया जाता है. मतलब क्या है, जब कोई बैंक फेल हो जाता है